हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट्स में उन वीडियोस के फोल्डर्स आपको मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग पद की अवधारणा किसने दी है? ठीक है, वर्ग पद का जो कॉन्सेप्ट है वो पूछा गया है, किसका है? ऑप्शंस में है डेविड लॉकवुड, एडम स्मिथ, लियो फेरिस्टिंगर एंड एडलर। तो यहाँ पर जो वर्ग पद की अवधारणा है वो किसकी है? डेविड लॉकवुड की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो लॉकवुड हैं इन्होंने जो लिपिक होते हैं, क्लर्क होते हैं, उनकी वर्ग चेतना से संबंधित जो अध्ययन किया था, क्लर्क की जो वर्ग चेतना होती है उससे रिलेटेड जो उन्होंने स्टडी की, उसमें वर्ग पद की अवधारणा दी थी। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं कि जो एक व्यक्ति की जो वर्ग स्थिति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है उसकी वर्ग स्थिति के जो निर्धारण है उसमें 3 कारक की बात करते हैं कि व्यक्ति की वर्ग स्थिति के निर्धारण के 3 कारक होते हैं। अब वे कौन से कारक हैं उनकी बात देख लीजिए। क्या बताया है उन्होंने 3 कारकों के बारे में? बाजार स्थिति, पहला क्या बताया उन्होंने? बाजार स्थिति, दूसरा कार्य स्थिति और तीसरा प्रस्थिति। ठीक है, तीसरा क्या बताया उन्होंने? प्रस्थिति स्थिति। ठीक है, इन तीनों कारकों का योगदान होता है व्यक्ति की वर्ग स्थिति के निर्धारण में। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखना है आपको। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किसी व्यक्ति की वर्ग स्थिति के निर्धारण में जो 3 कारक हैं, बाजार स्थिति, कार्य स्थिति और जो प्रस्थिति स्थिति है, उसकी बात किसने की है? तो डेविड लॉकवुड होंगे वहाँ पर। ठीक है, और इन्होंने जो लिपिक होते हैं, क्लर्क होते हैं, उनकी वर्ग चेतना से संबंधित जो अध्ययन किया था उसके लिए उन्होंने वर्ग पद की अवधारणा दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आर्थिक संबंधों के अतिरिक्त प्रजातीय, धर्म, नस्ल जैसे कारकों को भी संघर्ष का आधार माना है? अब यहाँ पर याद रखना है आपको, आर्थिक संबंधों के अलावा प्रजाति, धर्म, नस्ल, इन सभी कारकों को भी संघर्ष का आधार माना है। ऑप्शंस में है क्रोबर, मैक्स वेबर, ग्रीन एंड गिडिंस। तो यहाँ पर जो सेकेंड क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स वेबर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड का क्या हो जाएगा? मैक्स वेबर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने वैभिन्न पहचान का जो सिद्धांत है वो दिया हुआ है? यहाँ पर वैभिन्न पहचान की बात हो रही है। ठीक है, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, वो किसने दिया है ये बताना है। ऑप्शंस में है सदरलैंड, कार्ल मार्क्स, डेनियल ग्लेजर एंड डेविड कोहेन। तो यहाँ पर वैभिन्न पहचान का जो सिद्धांत है वो डेनियल ग्लेजर का है। ऑप्शन सी यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा। जो ग्लेंजर हैं इन्होंने सदरलैंड ने वैभिन्न संगति का सिद्धांत दिया था, उसकी जगह पर वैभिन्न पहचान का सिद्धांत दिया है ग्लेंजर ने। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। और इसमें क्या होता है, व्यक्ति ये बताते हैं ग्लेंजर कि जो व्यक्ति है वह अपराध तभी करता है जब वह अपनी पहचान, ठीक है, जो उसने अपराध किया है उसकी पहचान उन वास्तविक या फिर काल्पनिक व्यक्तियों के साथ खुद को जोड़ता है जिनके लिए उसका जो अपराधी व्यवहार होता है वो मान्य होता है। ठीक है, तो ये बातें किसकी हैं? डेनियल ग्लेंजर से संबंधित हैं। यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सदरलैंड का जो वैभिन्न संगति का सिद्धांत है उसके स्थान पर इन्होंने वैभिन्न पहचान का सिद्धांत दिया हुआ था। तो यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वैभिन्न अवसर का सिद्धांत दिया। अब यहाँ पर अवसर का बात हो रही है, ठीक है। वहाँ पर क्या थी, वैभिन्न जो संगति का सिद्धांत था सदरलैंड का, ठीक है, उसकी जगह पर उन्होंने वैभिन्न पहचान का सिद्धांत दिया। किसने, वैभिन्न पहचान का सिद्धांत किसका था, ग्लेंजर का। अब यहाँ पर वैभिन्न अवसर का सिद्धांत की बात हो रही है, तो ये किसने दिया है। ऑप्शंस देखिए, क्लोवॉट एंड ओहलेन, H.F. गिडिंग्स एंड सदरलैंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर फोर्थ का राइट आंसर क्लोवॉट एंड ओहलेन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सदरलैंड का जो वैभिन्न संगति का सिद्धांत था, उसकी प्रतिक्रिया के बाद उन्होंने, या प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो क्लोवॉट एंड ओहलेन हैं, उन्होंने वैभिन्न अवसर का सिद्धांत दिया था। और ये क्या कहते हैं कि जो आपराधिक व्यवहार है उसका जो जन्म होता है वह वैभिन्न संगति के कारण नहीं होता, बल्कि वैभिन्न अवसरों की संरचना पर निर्भर करता है। तो आपराधिक व्यवहार का जन्म वैभिन्न संगति के कारण नहीं, बल्कि वैभिन्न अवसरों की संरचना पर निर्भर करता है। तो ये बात किसकी है, अगर ऐसे करके एग्जाम में पूछा जाता है तो क्लोवॉट एंड ओहलेन की है। उन्होंने ये कहा है, ये स्टेटमेंट आ जाए तो यहाँ पर आपको क्लोवॉट एंड ओहलेन को टिक करना होगा। यहाँ पर फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार अभिजन की श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो समाज में मूल्यों के सर्वाधिक निर्माता, संरक्षक तथा नियंत्रक होते हैं। यानी कि समाज में जो मूल्यों का जिन्होंने सबसे ज़्यादा निर्माण किया, उसके मूल्यों के संरक्षक है या नियंत्रक है, उनको अभिजन की श्रेणी में किसने रखा है। ऑप्शंस देखिए, पैरेटो है, वेटसन है, सीराइट मिल्स हैं एंड H.D. लॉसवेल हैं। तो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, H.D. लॉसवेल होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या कहते हैं कि जो समाज में सर्वोच्च परिस्थिति प्राप्त जो व्यक्ति होते हैं वे अभिजन कहलाते हैं, ठीक है। और अभिजनों की जो योग्यता होती है, उनकी खुद की योग्यता होती है, कार्य क्षमता होती है, सूझबूझ जो उनकी होती है, उसके कारण ही वे अपने समूह या फिर समाज में उनको जो प्रतिष्ठा होती है, उच्च प्रतिष्ठा होती है, वे प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि अभिजन में उन व्यक्तियों को रखा जो कि समाज में मूल्यों का निर्माण करते हैं, सबसे ज़्यादा निर्माता होते हैं, संरक्षक होते हैं, नियंत्रक होते हैं, उनको अभिजन कहा है। किसने, H.D. लॉसवेल ने। यहाँ पर फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विप्रकारीकरण की जो अवधारणा है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। विप्रकारीकरण की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग की बात हो रही है, किसने की है। ऑप्शंस में देखिए, G.A. कोहेन है, विलियम ऑकबर्न है, डेविस मूर हैं एंड जॉर्ज फोस्टर हैं। तो यहाँ पर सिक्स्थ का राइट आंसर क्या होगा, विलियम ऑकबर्न। ऑप्शन बी यहाँ पर सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा। अब विप्रकारीकरण क्या होता है कि किसी संस्था या फिर समूह का जब कार्य, किसी संस्था या समूह के कार्य जब दूसरी संस्थाओं या समूहों के द्वारा किए जाते हैं तो उसको विप्रकारीकरण कहा था ऑकबर्न ने, ठीक है। और इन्होंने ही सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ऑकबर्न यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसमें लोग अपनी योग्यता एवं क्षमता के आधार पर निर्धारित नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करते हुए सीमित संसाधनों को अपने हित में प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वो क्या कहलाएगी। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें लोग अपनी योग्यता या फिर क्षमता के आधार पर जो निर्धारित नियम होते हैं उनका पालन करते हुए जो सीमित संसाधन हैं उनको अपने हित में प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी। ऑप्शंस में देखिए क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए है व्यवस्थापन, ऑप्शन बी है प्रतियोगिता, ऑप्शन सी है आत्मसात एंड ऑप्शन डी है एकीकरण। तो ये क्या कहलाएगी, प्रतियोगिता। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, प्रतियोगिता कैसी प्रक्रिया है, यह अचेतन प्रक्रिया है यानी कि जो प्रतियोगिता होती है वो ज़्यादातर अवैतिक प्रक्रिया है। प्रतियोगिता निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें नियमों के अनुसार ये प्रक्रिया चलती है। इसमें ध्यान किस में होता है, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित होता है, ठीक है।
तो एंड एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रतियोगिता के जो दो प्रकार हैं, नियंत्रित प्रतियोगिता और अनियंत्रित प्रतियोगिता की किसने बात की है, तो वहाँ मैक्स वेबर हो जाएंगे। मैक्स वेबर ने प्रतियोगिता के दो प्रकार बताए थे, नियंत्रित प्रतियोगिता और अनियंत्रित प्रतियोगिता। तो यहाँ पर 7th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस लेखक के द्वारा सहयोग की परिभाषा दी है कि किसी सामान्य लक्ष्य तक पहुंचने की लालसा रखने वाले दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा सम्मिलित रूप में किए जाने वाले लगातार प्रयास के रूप में उन्होंने बताया है। ठीक है, यानी कि सहयोग की जो परिभाषा दी है कि किसी सामान्य लक्ष्य तक पहुंचने की जो लालसा रखने वाले दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा सम्मिलित रूप से जो किया जाने वाला लगातार प्रयास है, उसको सहयोग बताया है उन्होंने। ऑप्शंस में देखिए, मैरिल एंड एल्ड्रिज हैं, पी जिन्सबर्ग हैं, जोसेफ फिचर हैं एंड A.W. ग्रीन हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, A.W. ग्रीन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, देखें सहयोग की बात करें तो सहयोग क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किसी कार्य को करने या फिर किसी कोई सामान्य या फिर इच्छित जो उद्देश्य होता है उसको प्राप्त करने के लिए उन व्यक्तियों द्वारा निरंतर या फिर सामूहिक प्रयास ही सहयोग कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से देख लीजिए कि जो सहयोग है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किसी कार्य को करने या फिर किसी जो सामान्य लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए मिल करके किया जाने वाला निरंतर प्रयास है। तो इस तरीके से परिभाषा किसने दी है सहयोग की, तो ग्रीन है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने यह माना है कि जो सामाजिक संरचना है वह भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है। ठीक है, तो सामाजिक संरचना का जो निर्माण है वो भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के द्वारा होता है। तो किसका मानना है, R.K. मर्टन, पार्सन्स, SF नाडेल या फिर लेवी स्ट्रॉस। तो यहाँ पर नाडेल हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नाडेल क्या कहते हैं कि जो सामाजिक संरचना है नाडेल के लिए वो क्या है, मूर्त है। और फिर कहते हैं कि इसको यानी कि जो सामाजिक संरचना है जिसको वो मूर्त बताते हैं, इसे देखा जा सकता है। और किसमें कहते हैं देखने को, कि इसको सदस्यों के व्यवहारों में हम देख सकते हैं। जो सामाजिक संरचना है वो मूर्त है और इसे हम सदस्यों के जो व्यवहार हैं उनमें हम देख सकते हैं। और फिर ये क्या कहते हैं कि जो सामाजिक संरचना है वो क्या है, जो विभिन्न भाग होते हैं उनकी क्रमबद्धता को दर्शाती है। ठीक है, जो संरचना है वह विभिन्न भागों की क्रमबद्धता को दर्शाती है और इनके लिए जो ये संरचना होती है या ये जो भाग की बात करते हैं विभिन्न भागों की, वो स्थायी होते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है, नाडेल ने कही हैं। यहाँ पर सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के द्वारा उसका निर्माण होता है संरचना का, तो ये नाडेल ने कहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में परंपरा अनिवार्यता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को धीमा नहीं करती है। इस परिघटना को परंपरा की आधुनिकता कहा है। ठीक है, तो भारत में परंपरा अनिवार्यता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को धीमा नहीं करती है। तो ये जो परिघटना या प्रक्रिया है वह परंपरा की आधुनिकता कहलाती है। अब किसने कहा है, ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन ए है जॉर्ज फोस्टर, ऑप्शन बी है जॉर्ज रिट्जर, ऑप्शन सी है लॉयड आई रुडोल्फ एंड ऑप्शन डी है योगेंद्र सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, लॉयड आई रुडोल्फ। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत में जिसे समाजशास्त्र को इतिहासवाद और संस्कृति विज्ञान की छाया से बाहर निकालने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको जाता है। ऑप्शंस में है लुईस वर्थ, मैक्स वेबर, आंद्रे बेते एंड M.N. श्रीनिवास। तो भारत में समाजशास्त्र को इतिहासवाद और संस्कृति विज्ञान की छाया से बाहर निकालने का जो श्रेय है वह M.N. श्रीनिवास को जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। M.N. श्रीनिवास के जो कॉन्सेप्ट हैं एंड इनकी जो बुक्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती हैं। उनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे कि रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, एंड सेकेंड है द रिमेंबर्ड विलेज है,
थर्ड है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज, ठीक है, एंड द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज है, ये इंपॉर्टेंट है। मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर है। विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, पहली क्या बताइए, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। सेकेंड है द रिमेंबर्ड विलेज। थर्ड है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज। फोर्थ है द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज। फिफ्थ है मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर। एंड लास्ट क्या है कि विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड। विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड ये किसकी हैं, एम.एन. श्रीनिवास की बुक्स हैं, ठीक है। संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, प्रभु जातीय धर्मनिरपेक्षीकरण, इन सभी की बात किसने की हुई है, जो हमारे एम.एन. श्रीनिवास हैं उन्होंने की हुई है, ठीक है। तो ये आपको बातें याद रखनी है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है धार्मिक अनुष्ठानों का प्रकार समाज के सदस्यों पर समाज की नैतिक श्रेष्ठता की अभिपुष्टि करना है। यानी कि जो धार्मिक अनुष्ठानों का प्रकार है वो समाज के जो सदस्य हैं उन पर समाज की जो नैतिक श्रेष्ठता की अभिपुष्टि करना है, यह कहना किसका है। ऑप्शंस में है मेलानोव्स्की, एमाइल दुर्खीम, एडम स्मिथ एंड फ्रेजर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, किसका कहना है, दुर्खीम का। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनके कॉन्सेप्ट्स की बात आती है तो इनका क्या था, आत्महत्या की जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, अवधारणा दी थी, वो सामाजिक तथ्य, सामाजिक श्रम विभाजन वाला कॉन्सेप्ट, धर्म की बात की थी, और ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर अध्ययन किया हुआ था। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दुर्खीम हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है समाज में प्रत्येक व्यक्ति की कई परिस्थिति होती है और इनमें से प्रत्येक परिस्थिति से एक भूमिका जुड़ी होती है, किसका कहना है। ऑप्शंस हैं मैक्स वेबर, आर लिंटन, मीड, आर के मर्टन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि जो समाज है उसमें हर व्यक्ति की कई परिस्थितियाँ होती हैं और इनमें से हर परिस्थिति की एक भूमिका उससे जुड़ी हुई होती है। तो ये कहना लिंटन का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने वैधता दावों की रचना की प्रक्रिया में अभिव्यक्तिशील क्रिया की अवधारणा का प्रयोग किया है। वैधता दावों की रचना में अभिव्यक्तिशील क्रिया की जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शंस में है, ऑप्शन ए है पार्सन्स, ऑप्शन बी है हेबरमास, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर एंड ऑप्शन डी है किंग्सले डेविस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, हेबरमास होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला वैज्ञानिक प्रजातीय वर्गीकरण किसने दिया है, ठीक है। भारत का जो पहला वैज्ञानिक प्रजातीय वर्गीकरण है वो पूछा गया है, किसने किया है। ऑप्शंस में हैं मैक्स मूलर, मजूमदार, हर्बर्ट रिजले, जी.एस. खुरिये। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, हर्बर्ट रिजले। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस बुक में, पीपल ऑफ इंडिया इनकी बुक है रिजले की। उसमें भारतीय प्रजातियों को 7 भागों में इन्होंने बांटा है, ठीक है। भारतीय प्रजातियों को 7 भागों में बांटा है। 7 जो है क्या बताया इन्होंने, मूल प्रजाति, और 4 जो है क्या बताया उसमें इन्होंने जो 4 जो है मिश्रित प्रजाति की बात की थी और 3 जो है मूल प्रजाति की बात इन्होंने की थी, समथिंग कुछ ऐसे ही है। और द्रविड़ को ये क्या बताते हैं कि वो भारत की मूल प्रजाति बताते हैं। जो द्रविड़ है उसको भारत की मूल प्रजाति बताते हैं। ये याद रखना है कि जो द्रविड़ है, ऐसे पूछ सकते हैं उसको किसने भारत की मूल प्रजाति बताया, ठीक है। तो रिजले हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने प्राथमिक समूह के 3 लक्षण, अब कौन से लक्षण हैं प्राथमिक समूह के वो देखिए, आमने सामने का संबंध, हम की भावना और छोटा आकार, अब किसने बताए हैं। ऑप्शंस में है बोगार्डस, C.H. कूले, समनर एंड मैकएवर। तो यहाँ पर क्या होगा आपको पता है, C.H. कूले। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1909 में, ठीक है,
1909 में किस बुक में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले कूले ने प्राथमिक समूह की बात की थी, प्राथमिक समूह का कॉन्सेप्ट दिया था। अच्छा, इनका एक स्टेटमेंट है जो आता है, काफ़ी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि पशु प्रवृत्तियों की मानवीय प्रवृत्तियों में बदलने का जो कार्य है वो प्राथमिक समूह के द्वारा होता है। ऐसे पूछ लें कि पशु प्रवृत्ति की मानवीय प्रवृत्ति में बदलने का जो कार्य है वो प्राथमिक समूह के द्वारा होता है या किया जाता है, किसका कहना है, कूले का कहना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडोलसेंट पर्सनैलिटी के जो लेखक हैं वो बताना है कौन है। ये बुक किसकी है, पीटर ब्लॉ, एंथोनी गिडेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो द एडोलसेंट पर्सनैलिटी ये जो बुक है वो किसकी है, पीटर ब्लॉस की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, तीसरी दुनिया के देशों की समस्याएं यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के साम्राज्यवाद और व्यापार प्रभुत्व द्वारा सृजित हैं। यानी कि जो तीसरी दुनिया है उसकी जो समस्याएं हैं तीसरी दुनिया के देशों की, वे समस्याएं यूरोप और जो यूएसए है उसका जो साम्राज्यवाद है और व्यापार प्रभुत्व है उसके द्वारा सृजित हैं। ऐसा कहना किसका है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है गिडिंग्स, ऑप्शन बी है फ्रैंक, ऑप्शन सी है हीगल एंड ऑप्शन डी है मेरिया माइंस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फ्रैंक। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र मानव जीवन समूहों और समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है। बताना है, मतलब कि ये कथन है संबंधित किससे, समाजशास्त्र को मानव जीवन समूहों और समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन बताया है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है ग्रीन, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है किंग्सले डेविस एंड ऑप्शन डी है एंथोनी गिडिंग्स। तो यहाँ पर राइट आंसर एंथोनी गिडिंग्स हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। इनके लिए समाजशास्त्र मानव जीवन समूहों या फिर समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, संगठन संघर्ष के अखाड़े हैं या कथन है। संगठन को संघर्ष का अखाड़ा बताया है किसने। ऑप्शंस हैं डेरेंड्रॉफ, आर कोलिंस, लेविस्कोजस, सिमेल। तो आप सब जानते होंगे, काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा गया है नेट के। तो यहाँ पर संगठन को संघर्ष का अखाड़ा बताया है किसने, कोलिंस ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।